हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले दो वीडियो में आपने देखा कि सेल साइकिल की कौन कौन से स्टेप हैं और किस किस क्रम में सेल साइकिल पूरा होता है। आज बात कर रहे हैं हम सेल साइकिल रेगुलेशन की, और रेगुलेशन में हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करेंगे जो बहुत ही इजी हैं और समझाने लायक हैं, और इनको समझ लोगे तो रेगुलेशन बिल्कुल कंप्लीटली आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, सेल साइकिल रेगुलेशन को सेल साइकिल कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि भी सेल साइकिल कंट्रोल क्यों आवश्यक है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना है, यानी हम कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है हम। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो डिफरेंट प्रकार के ऊतक बनाती हैं, और प्रत्येक ऊतक में कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है। तो इसका मतलब किसी भी कोशिका को डिवाइडेड होने के लिए उस पर्टिकुलर कोशिका के का जैसा होना जरूरी होता है, जैसी कि उनकी मदर सेल होती है। तो प्रत्येक कोशिका अलग अलग रूप से विभाजित होती है, तो इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरह से नियंत्रण जब होता है, यही कारण है कि हमारा शरीर जहां पे हाथ होना चाहिए वहां पे हाथ ही बनता है, जहां पे पैर होना चाहिए वहां पे पैर ही बनता है, अनादर चीजें विकसित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब नियंत्रित दशाओं में सेल डिवीजन संपन्न होता है तभी शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना रहता है। तो आप ये चाहेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल सही तरीके से वृद्धि करे, तो उसके लिए प्रत्येक कोशिका पर नियंत्रण होना आवश्यक है शरीर का, तभी वह कोशिका पर्टिकुलर काम करना शुरू करती है। चलिए इसका एक दूसरा पहलू बताता हूं आपको। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विभाजनकारी कोशिकाएं होती हैं और उनमें ओंकोजीन्स, प्रोटो ओंकोजीन्स के रूप में पाए जाते हैं जो कैंसर जीनस होते हैं। अब किसी कारण से सामान्यतः जो टोबैको प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इन कोशिकाओं में प्रोटो ओंकोजीन्स को ओंकोजीन में बदल देते हैं। इस कारण हमारे शरीर में कैंसर कोज हो जाता है। अब कैंसर कोज हो रहा है तो इसका मतलब कैंसर हो रहा है, और कैंसर क्या चीज है। असल में यह कोशिकाओं में विभाजन ही है, लेकिन वो विदाउट रेगुलेशन विभाजन है। विदाउट रेगुलेशन विभाजन है तो इसका मतलब हमारा शरीर उसको नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हमारे शरीर में एक दूसरी बॉडी के रूप में या छोटे से मांस के टुकड़े के रूप में बहुत सारी कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, और हमारा प्रॉपर ग्रोथ और शारीरिक संरचना का विकास जो है वो रुक जाता है कैंसर के कारण। तो यही कारण है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होना आवश्यक होता है, इसलिए रेगुलेशन होता है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रेगुलेशन के द्वारा ही सेल साइकिल होना आवश्यक होता है। चलिए दूसरे बिंदु की बात करते हैं कि सेल डिवीजन यदि विदाउट रेगुलेशन हो तो क्या हो। तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि जब विदाउट रेगुलेशन होगा तो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होंगी, और अनियंत्रित विभाजन को अपन सामान्यतः कैंसर के नाम से जानते हैं, और वो ट्यूमर का रूप होता है। और कई बार तो ऐसी ट्यूमर बन जाती हैं, जो वो ऐसी सेल्स बन जाती हैं जो दूसरे टिश्यूज, ब्लड आदि या लिम्फ आदि के साथ बहकर दूसरे शरीर के भागों में चली जाती हैं और वहां पर दिक्कत करती हैं। तो वो एक भयानक रूप होता है कैंसर का, उसके कारण से बहुत सारे प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। तो कैंसर इस तरह से काम करता है। चलिए, तो इसलिए विदाउट रेगुलेशन यदि होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तीसरी बात यह है कि मान लो सेल डिवीजन एब्सेंट हो जाए, तो हम जानते हैं कि यदि सेल डिवीजन एब्सेंट हो गया तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वह ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो इसलिए यहां पर सेल डिवीजन आवश्यक है ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ रेगुलेट तरीके से होनी आवश्यक है, उसका कंट्रोल होना आवश्यक है। तो इसलिए सेल डिवीजन में सेल साइकिल कंट्रोल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि भाई सेल डिवीजन में रेगुलेशन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से जो रेगुलेशन है वो दो प्रकार का होता है, और तीसरी बात हमने यहां पे लिखी है कि उसके लिए एक निश्चित टाइम होता है, किस तरह से रेगुलेट, कब रेगुलेट होती है वो, मतलब कोशिका कब ये डिसाइड करती है कि मुझे क्या करना है,
वो उसका टाइम मैनेजमेंट होता है। चलिए बात करते हैं एक एक बिंदु की। सबसे पहली बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन की। पॉजिटिव रेगुलेशन में की जब बात करते हैं तो हमने बात की यहां पे पिछले सेल साइकिल में कि सेल साइकिल में जब विभिन्न स्टेजेस हमने देखी तो इन स्टेजेस में ये तो है हमारे पास एम फेज और बाकी है ये इंटरफेस। G1 S G2 ये विभिन्न अवस्थाएं हैं इसकी। तो G1 S और G2 यानी इंटरफेज में सारा काम जब पूरा हो जाता है तब जाके कोशिका एम फेज में प्रवेश करती है, और एम फेज में जब काम पूरा हो जाता है तो यहां से चली हुई एक कोशिका यहां पर पहुंचते पहुंचते दो कोशिकाओं में डिवाइडेड हो जाती है, तो एक से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का रेगुलेशन जिसमें प्रत्येक अवस्था में सारी क्रियाएं या सारी जैव रासायनिक क्रियाएं प्रॉपर तरीके से हो और कोशिका डिवीजन में भाग ले, तो इस प्रकार का रेगुलेशन कैसा कहलाता है? पॉजिटिव रेगुलेशन। और इसमें काम आने वाली दो चीजें हैं अपने पास, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन एंजाइम होता है और एक साइक्लिन प्रोटीन होती है। दोनों मिलकर पॉजिटिव रेगुलेशन को पूरा करते हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन को पूरा करने के लिए अपने पास कौन है? CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन प्रोटीन। अक्सर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो आप बताएंगे CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब ये क्रिया हो रही होती है तो उस दौरान कोशिका ये बात कब डिसाइड करती है कि उसे उसे कोशिका चक्र में या सेल साइकिल में भाग लेना है या उससे बाहर जाना है? तो वो एक निश्चित समय होता है जिन्हें हम कहते हैं चेक पॉइंट। क्या कहते हैं? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट मुख्य रूप से यहां पर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक G1 और S के बीच पाया जाने वाला, तो इसका मतलब ये तो अपने पास G1 अवस्था रही, ये S, इन दोनों के बीच में एक चेक पॉइंट पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? G1S चेक पॉइंट कहते हैं। इसी तरह से एक चेक पॉइंट पाया जाता है, मेजर चेक पॉइंट पाया जाता है जो G2 और M के बीच में पाया जाता है। तो ये तो अपने पास M फेज हो गई और ये अपने पास G2 हो गई, तो यहां पर लगभग दूसरा चेक पॉइंट पाया जाता है। और तीसरा चेक पॉइंट जो होता है M और A के बीच में पाया जाता है, यानी मेटाफेज और एनाफेज के मध्य पाया जाता है। तब कोशिका डिसाइड करती है इन तीनों बिंदुओं पर कि आगे रेगुलेशन होगा या नहीं होगा। किस तरह से डिसाइड करती है उसका थोड़ा सा आइडिया हम ऐसे ले लेते हैं। जब जीवन में सारी क्रियाएं पूरी हो जाती है तभी कोशिका उसको एस फेज में जाने देती है। जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाता है तभी कोशिका को G2 अवस्था को पार करके एम फेज में भेजा जाता है। और जब एम फेज में, स्पेशली मेटाफेज में, जब मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है तो मेटाफेजिक प्लेट और स्पिंडल फाइबर प्रॉपर बन जाते हैं, तभी उसको एनाफेज में भेजा जाता है। तो ये चेक पॉइंट वो समय होता है जहां पे कोशिका में ये डिसीजन होता है कि वह आगे सेल साइकिल में भाग लेगी या नहीं लेगी। तो इस प्रकार से मेजर तीन प्रकार के चेक पॉइंट इसमें पाए जाते हैं। जिन तीनों चेक पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट दूसरे प्रकार के रेगुलेशन की बात करते हैं जिसे कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन में मुख्यतः काम आने वाली प्रोटीन जो होती है P53 होती है और P21, जिसमें मेन रोल होता है P53 का। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्य भी या अन्य एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होते हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन मेन यही होती है P53। अच्छा, नेगेटिव रेगुलेशन क्या करता है? असल में जब G1S, G2 और M फेज में किसी भी अवस्था में कोई कार्य प्रॉपर नहीं हो रहा हो, मतलब ये सिंथेसिस का काम हो रहा है और डीएनए सिंथेसिस सही नहीं हुआ, तो कोशिका आगे नहीं बढ़ेगी, यानी वो एम फेज में नहीं जाएगी।
यहीं पे रेगुलेशन रुक जाएगा। तो इस प्रकार का रेगुलेशन जो होता है वो नेगेटिव प्रकार का होता है कि जैसे ही कोशिका में ये मैसेज आता है कि डीएनए सिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो रेगुलेशन रुक जाता है। तो इस प्रकार का नेगेटिव रेगुलेशन होता है। अच्छा, इसमें भी दो दशाएं, मैंने स्टॉप तो लिख दिया, इसमें एक दूसरी दशा और है। यदि किसी प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है यानी उसको सुधारा जा सकता है तो पहले कोशिश की जाती है उसको सुधारा जाए। यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीवन से कोशिका सिंथेसिस फेज में प्रवेश कर गई है और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ, तो मतलब नया बना डीएनए या क्रोमेटिन जो होता है वो सही ढंग से नहीं बना। तो पहली बात उसमें यदि सुधार की गुंजाइश है, उसको उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है तो कोशिका उसको फिक्स करने की कोशिश करती है यानी उसको दोबारा बनाती है। और दोबारा बनाने के बाद जब वो सही बन जाती है उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप पर भेजा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रॉब्लम फिक्स होने लायक है तब तो उसको फिक्स कर दिया जाता है और कोशिका नेक्स्ट स्टेज में चली जाती है। और यदि कोशिका उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाती है तो सेल साइकिल रुक जाता है, पूरी तरह स्टॉप हो जाता है एवं वह सेल किसी काम की नहीं रहती तो उस सेल को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और यह मारने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहते हैं। तो मतलब ये कि यदि कोशिका में प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ और रेगुलेशन जो है वो किसी कारण से रुक गया और प्रॉब्लम ऐसी है कि उसको फिक्स नहीं किया जा सकता है तो उस कोशिका को मार दिया जाता है। और मारने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपोप्टोसिस कहते हैं। अपोप्टोसिस के लिए एक दूसरा शब्द भी इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब ये इस कोशिका को एक प्रॉपर तरीके से मारा जाता है जिससे बाकी कोशिकाओं को, शरीर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता और ये कोशिका पूरी तरह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है और यह रेगुलेशन कब डिसाइड होता है, ये चेक पॉइंट पे डिसाइड होता है। और चेक पॉइंट यहाँ पे 3 पाए जाते हैं, मेजर चेक पॉइंट 3 पाए जाते हैं। G1 और S फेज के बीच में होता है, एक G2 और M फेज के बीच में होता है, एक मेटा फेज और एना फेज के बीच में होता है। तो छात्रों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि पॉजिटिव रेगुलेशन किस प्रकार से होता है और उसमें CDK और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन और साइक्लिन प्रोटीन किस तरह से सेल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।